नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम है जो आप अभी देख रहे हैं, 7 दिन 7 पत्रकार। इस कार्यक्रम में हर दिन हम देश के किसी न किसी वरिष्ठ पत्रकार के साथ देश के अलग-अलग प्रासंगिक मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं अनिल सिन्हा जी। अनिल सिन्हा जी पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय से मुंबई में महाराष्ट्र की राजनीति पे काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पे ढेर सारी रिपोर्टिंग की है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है और देश के जाने-माने राजनीतिक पत्रकार के तौर पे जाने जाते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम लगातार बदल रहा है और जो हो रहा है, वो राजनीतिक स्तर पर अलग हो रहा है, लेकिन पारिवारिक स्तर पे भी कई सारी चीज़ें हो रही है। संवेदना के स्तर पे कई सारी चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहले तो अनिल भाई साहब आपका स्वागत है, हमारे कार्यक्रम में आप आए। पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि ये जो अजित पवार जी ने बयान दिया है, वो चले गए टूट करके, वो तो अलग जगह है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है शरद पवार जी के बारे में, जो शरद पवार जी उनको राजनीति में लेकर के आए, उनके अपने चाचा हैं, अपने बेटे की तरह माना जिस शरद पवार ने अजित पवार जी, क्योंकि हम सब जो है अजित पवार जी को शरद पवार जी की वजह से ही जानते हैं। महाराष्ट्र के लोग हो सकता है अजित पवार जी को अपने नज़दीक हों, उनको जानते हों व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, देश के दूसरे राज्यों के लोग हैं, वो अजित पवार को शरद पवार के भतीजे के तौर पर जानते हैं। लेकिन अजित पवार ने जो कहा है शरद पवार जी के बारे में, वो बड़ा मुझे चुभ गया। उन्होंने कहा है कि आप बूढ़े हो गए हैं, घर बैठिए। आप बूढ़े हो गए, घर बैठिए। बताइए, अपने चाचा को जो पिता जैसा उनको संभाला, उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं, घर बैठिए। ये संस्कार में कहाँ कमी रह जाती है, या इतना जहर कहाँ से आता है? भाई साहब, आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये देखिए, मैं जब पहली बार मेरे ख्याल में आए होंगे वो विधानसभा में चुन के, उस समय से मैं उनको देखता रहा हूँ, शरद पवार के साथ। और शरद पवार ने किस तरह से उनको आगे बढ़ाया और तैयार किया राजनीति के लिए, वो मैंने देखा है उन दिन, मतलब 90 के दशक में ही। और काफी लोग, मतलब इनके जो इनका जो एरोगेंस था, मतलब लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ जिस तरह से करते थे, तो वो लोग बहुत नाराज भी रहते थे। लेकिन पवार ने सबको धीरे धीरे करके इनके लिए जगह बनाई। और इनकी क्या हैसियत थी कि उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो निश्चित तौर पर शरद पवार ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ही इनको आगे बढ़ाया, इसीलिए ये उप मुख्यमंत्री भी बने। नहीं तो वहां तो एक से एक सीनियर लीडर्स थे जिनके क्लेम भी थे। छगन भुजबल ही खुद थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनको उनकी जगह दी। तो ये तो उनका ये जो दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा कि घर बैठ जाना चाहिए। सही कहा किसी ने कि पिछले बार इलेक्शंस में जो भी सीटें आई, मतलब इसको एनसीपी को, उसमें शरद पवार के कैंपेनिंग का ही असर था। और जो मास बेस है एनसीपी का, मतलब है शरद पवार, और ये लोग कोई नहीं जीत सकते थे। इवन अजित पवार के बेटे खुद हार गए थे, लोग संसद का चुनाव हार गए। तो ये संभव नहीं है इस तरह से, जिस तरह से वो कह रहे हैं। ये जो घर बैठने की बात का सबसे अच्छा जवाब सुप्रिया सुले ने दिया। उसने कहा, वो जो है भी काफी प्रचलित डायलॉग है कि उम्र तो एक नंबर है, तो उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। और इन सब चीजों का आपको, ये जो जहर इनके अंदर है, कई लोगों ने मुझको कहा जो इन दोनों को काफी जानते हैं नजदीक से, उन लोगों ने मेरे से कई बताया कि ये तो इतना जहर भरा हुआ था, किसी को अंदाजा भी नहीं था। इतने साल तक काम किया उसने, जिस आदमी ने उसको आगे बढ़ाया, बल्कि पवार परिवार में इसको ही उन्होंने चुना। बाकी बहुत सारे लोग वहां थे, तो बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन उनको चुना। और सुप्रिया सुले आई राजनीति में उस तरह से, और बाकी लोग भी हैं, लेकिन इनको लगभग उत्तराधिकारी के रूप में ही रखा है। इसलिए उनका आरोप भी गलत है और अन्यायपूर्ण है। आप इस तरह से थोड़ी ही कह सकते हो। कल तक आप उसके ही आदेश पे, उसके ही कहने पे सब कुछ कर रहे थे। आधे का कहने लगे। ये जो मैं मानता हूं कि ये ईडी के डर से, आदमी जब डरा हुआ होता है ना, तो अनाप शनाप व्यवहार करने लगता है। ये जो कोशिश कर रहे हैं ब्रेवरी दिखाने का पवार के खिलाफ और उनको चुनौती देने का,
वो उनके अंदर का डर है। ये सारे लोग, मतलब मैं तो इसमें जितने ना हैं वो जो अभी गए हैं, उसमें से कम छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और अजित पवार, सुनील तटकरे, इन लोगों को तो पवार ने आगे बढ़ाया है और उनकी वजह से ये आगे बढ़े। और वो इतना जहर कर रहे हैं। और प्रफुल्ल पटेल की कौन सी हैसियत थी जो कि सेंट्रल मिनिस्टर हो सकते थे। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से किया है, वो आप समझ लीजिए कि ईडी के डर से बीजेपी से भी आगे बढ़ के वो हमला कर रहे हैं शरद पवार पर। इतना हमला तो मोदी के भी करने की हिम्मत नहीं थी। अब बीजेपी उनको इस्तेमाल मिसाइल के तौर पर करेगी। भाई साहब, अगला मेरा सवाल बनता है इसी से, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आप तो शरद पवार जी की फैमिली को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, शरद पवार जी के बड़े क्लोज रहे हैं, और आज से नहीं, मुझे लगता है कि 35 साल से ज्यादा हो गया होगा समय शरद पवार से आपके नजदीक है, जब मुंबई जनसत्ता में आप थे, और उसके अलावा जो आप जिस तरह की पत्रकारिता करते रहे और बड़ा नजदीक रहे आप उनसे, और उनकी जबानी को एक तरह से कहिए कि शरद पवार जी की जबानी को आपने देखा है, शरद पवार जिस तरह से बिहेव करते, शरद पवार जिस तरह से सोचते हैं, शरद पवार जिस तरह से बातें करते हैं, तो उसमें अगर आप कह रहे हैं कि डर के मारे कर रहे हैं, तो शरद पवार तो आज देश के बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं कि किसी को बचा सकते हैं। तो अगर अजित पवार को ये भय था, तो क्या शरद पवार के साथ ये शेयर नहीं किया उन्होंने कि देखिए चाचा जी, मुझे ये हो रहा है, मैं क्या करूं? ये तो शरद पवार से पूछते वो, चूंकि बेटे उनके उनके भतीजे हैं जिनको बेटे की तरह माना, उन्होंने क्यों नहीं पूछा, या पूछा तो बचाया नहीं? क्या आपको लग रहा है? ये देखिए, मैं तो पहले साफ कर दूं कि मैं उनके नजदीक नहीं रहा, मैंने उनको नजदीक से देखा है। नजदीकी का मतलब होता है क्या कि आप उनके नहीं, ये मेरा मतलब मतलब वही है कि आपने बहुत कवर किया, इसके लिए नजदीकी हाँ, मतलब उनको घर के कवर संबंध किया, आपके नहीं है, नजदीक से एक देखा पत्रकार के है। तौर पर नजदीकी आपकी है। और उनके जो प्राइम पीरियड है उसमें नजदीक से देखा है, एनसीपी बिल्कुल। बनाने तक। बाद में मैं बाहर चला गया, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स को मैं नजदीक से मैंने देखा और उनको भी नजदीक से देखने का मौका मिला है। और मैंने उनको मैं अच्छी तरह समझता हूँ। देखिए, क्यों नहीं किया का जो जवाब है, मैं ऐसा नहीं मानता कि उन्होंने अपने स्तर पर इसकी कोशिश नहीं की होगी इनको बचाने की। बल्कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 3 बार आप बीजेपी के साथ, मतलब आपने साथ दिया या उससे आप समझौता करना चाहते थे, उनके साथ जाना चाहते थे, फिर नहीं गए आप, तो ये सब जो है इन्हीं लोगों के दबाव में वो कर रहे थे बीजेपी के साथ। मैंने कई चैनल्स पर इसके पहले भी कहा, जब लोगों ने कहा कि शरद पवार की जो चर्चा आने लगी थी ना कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, मैंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये मैं आपको शर्त लगा सकता हूं। इसीलिए कि एक कांग्रेस की जो डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर पॉलिटिक्स है, उसमें वो एकदम ये है, मतलब उसी में उन्होंने अपना रचना बसना उनका हुआ है। तो इसलिए ये सोचना कि वो जाएंगे, ये संभव नहीं था। ये इन्होंने जो बीजेपी के साथ भी जो इन्होंने जो भी समझौते 2014 के 20 से जो आरोप खुद इन लोगों ने भी लगाया है, वो समझौते सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए उन्होंने किए होंगे, ये ऐसा मेरा अंदाजा है। मैं मतलब कोई जानता नहीं कि कैसे। दूसरा नहीं, ऐसा है कि इन्होंने नहीं कहा होगा, ये भी नहीं, उनको सब जानकारी थी। वो जब इन्होंने देख लिया कि ये बच नहीं सकते और जेल नहीं जाना चाहते हैं, तो ये लोग अंततः बीजेपी के साथ मिलेंगे और मिले हुए हैं। तब उन्होंने बीजेपी एनसीपी को और अघाड़ी को बचाने के लिए वो सारा इंतजाम भी शुरू कर दिया था, और जिसका कि आप देख रहे हैं कि जो चेंजेस वगैरह लाए थे। इसलिए ये नहीं है कि कोशिश नहीं की होगी। एक चीज उन्होंने जो कहा कि कोई मर्यादा होती है राजनीति की, शरद पवार ने, वो बीजेपी के बारे में और मोदी गवर्नमेंट के बारे में, वो यही वो कह रहे थे कि ये जो मर्यादा है कि किस तरह से ईडी को लगा करके राजनीति करना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर स्कैम हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और एजेंसी इंडिपेंडेंटली इसकी जांच करे, उसमें राजनीतिक प्रभाव नहीं होने चाहिए। पहले भी राजनीतिक हस्तक्षेप होता था, लेकिन इस स्तर पर नहीं होता था। और दूसरा है कि जो पहले जो राजनीतिक हस्तक्षेप होते थे, उसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं कि ईडी के जरिए ही आप राजनीति कर रहे हैं, ये कभी कांग्रेस ने भी नहीं किया, इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया। उनके सारे विरोधियों को उन्होंने जेल डाल दिए, लेकिन अब वो ईडी उसका सीबीआई का और इसका इस्तेमाल करके अपने अपने पास साथ ले आ रहे हैं और उनको पद दे रहे हैं। ये काम कांग्रेस ने भी नहीं कभी किया। भाई साहब, हम पवार साहब पे ही रहते हैं, उनकी ही चीजों को समझते हैं। अब पवार साहब ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अजीत पवार जैसा बेटा
उससे बेहतर है सुप्रिया जैसी बेटी। ये कहने का क्या अभिप्राय देख रहे हैं? ये देखिए, ये हाँ, मतलब कि बेटे की तरह उन्होंने माना ही था। और पहले तो देखिए, जो हम लोग तो 90s में देखा है हमने, सुप्रिया तो बहुत लेट से आई ये में, लगभग उनकी उम्र मेरे ख्याल में बहुत का फर्क नहीं होगा। लेकिन सुप्रिया मतलब थोड़ा का फर्क होगा, वो बड़े ही हैं अजीत पवार। लेकिन वो तो पहले से ही उसको एस्टेब्लिश कर चुके थे। सुप्रिया बहुत लेट में ये डिसीजन, मतलब एनसीपी के बनने के बाद वो राजनीति में उस तरह सक्रिय हुई। इसके पहले सुप्रिया का कहीं जिक्र भी नहीं था। तो ये तो बहुत लेट डिसीजन है या लेट एंट्री है उनकी। और उसके बाद भी उन्होंने, ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रिया को लाया और इनको निकाल दिया। कि जितनी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं ये सब तो उन्हीं की वजह से बने हैं। और उन्होंने उनको मौका दिया। नंबर 1 एनसीपी में, महाराष्ट्र एनसीपी में डिसीजन मेकिंग वगैरह जो शरद पवार अंत में ले, लेकिन अजीत पवार ही नंबर 1 लीडर रहे ना। विधायक दल के नेता, उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद, अभी विपक्ष के नेता का पद। अब आप सोच लीजिए कि जो आदमी विपक्ष के खेमे में जा करके शपथ ग्रहण कर चुका था उप मुख्यमंत्री का, पूरा महाविकास आघाड़ी के की पूरी पॉलिटिक्स को डैमेज करके, उसको समझिए कि उसकी लेजिटिमेसी भी खत्म कर रहा था। उसने बकायदा उधर चला गया था। गद्दार, इससे गद्दार शब्द तो इसमें छोटा है, वो चला गया था। लेकिन उसके बाद भी लौट के आया तो उसको उसका जो था उसका पद, उसको पद मिल गया, उप मुख्यमंत्री पद। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने जो कहा, हाँ ये जरूर बात है और ये साबित भी हो रहा है कि बेटा और बेटी में फर्क जो है, जो वो कर रहे थे शुरू में, अपने ही घर के और अपने ही किसी को वारिस बनाना था, ये निश्चित तौर पर एक पुराना था विचार। और पवार जो है, मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में जो यशवंतराव चौहान की जो प्रगतिशील राजनीति है, उसके वारिस, असली वारिस वही रहे। उन्होंने कभी भी जो जेंडर जस्टिस के मामले में आप कानून उनके समय के देख लीजिए, उन्होंने कई कानून बनाया और कई अधिकार दिए जो कि बाद में सेंटर ने लागू किया ये औरतों के मामले में। अब जैसे जो आप औरतों को छोड़ देते हैं, परित्यक्ता का कानून सिर्फ महाराष्ट्र में है। बाद में धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने भी उस तरह की चीजें को ये करना शुरू किया। लेकिन वो सारे कानून उन्होंने बनाया, वो काफी प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन है और उन्होंने किया। इसीलिए वो, उनका जो अजित पवार की तरफ झुकाव था, वो निश्चित तौर पर एक जो पितृसत्तात्मक ये है, उसी का असर था। और वो उसको खत्म करना चाहिए। अब निजी जीवन में भी मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई वंश वाला ही आदमी आपका उत्तराधिकारी बने। लेकिन आप ये, अगर आप भेद करते हैं, अगर उत्तराधिकारी बन रहा है तो आप भेद करते हैं, तो ये गलत। तो पवार ने वो सही कहा उसमें, मुझको नहीं लगता कि कुछ ने कुछ खराब कहा। तो क्या मतलब ये कहें कि लगातार परिवारवाद पे बात हो रही है। आपने कहा कि प्रगतिशीलता की बात यशवंत जी ने की और उनके गुरु जो शरद पवार जी के थे, शरद पवार ने कानून बनाया उस तरह से। तो शरद पवार जो आज ये कह रहे हैं कि बेटा से अच्छी बेटी है, तो ये जो परिवारवाद का जो आरोप है मोदी जी का, खास करके नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं या बीजेपी के लोग लगाते हैं, तो ये जो परिवारवाद का आरोप, इससे कैसे बरी हो सकते हैं शरद पवार? शरद पवार अपनी बेटी की जगह किसी और को भी चुन सकते थे, अपने भतीजे की जगह किसी और को चुन सकते थे, वो क्यों नहीं चुना उन्होंने? देखिए, ये जो मतलब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो परिवारवाद खत्म करना चाहते हैं, ऐसा है नहीं। बीजेपी का मतलब बीजेपी या कोई भी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ अगर बोलती है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। और इसको तो सबसे ज्यादा डॉक्टर लोहिया ने किया इंदिरा गांधी के आने के बाद। जो परिवारवाद का विरोध है, उसको समाजवादियों से ज्यादा किसी ने नहीं किया। तो ये भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय नहीं ले सकती है कि परिवारवाद के विरोध का। और सबसे ज्यादा इसको इम्प्लीमेंट किया तो कम्युनिस्टों ने। कभी भी वहां परिवार के हिसाब से कोई उत्तराधिकार तय होता ही नहीं है। मतलब कि आपको कोई पता भी है कि उनके बेटे चंदन बसु जो है, ज्योति बसु के बेटे, वो कहाँ है? उन सीपीएम में या कहीं भी कोई जगह है क्या उनकी? या ए.के. गोपालन की पत्नी सुशीला गोपालन, वो बराबर की कॉमरेड थी और एमपी वगैरह भी बनी, लेकिन उनको कोई पार्टी में ऐसा थोड़ा हुआ कि ए.के. गोपालन के बाद उनको बना दिया गया है। तो ऐसा कभी एक से एक लोगों को जानता है। इवन चारू मजुमदार का बेटा जो है और उनके जो परिवार के लोग हैं, वो कोई थोड़े सीपीएम में उनका कोई असर है।
तो ये जो है ये परिवारवाद वाला, और आप देख लीजिए राजनाथ सिंह का बेटा, आप लिस्ट है पूरी, वो तो आप देख रविशंकर प्रसाद से लेकर के जितने लोग हैं, और अनुराग ठाकुर क्या है, वो तो मतलब अगर मोदी और अमित शाह का भी क्या कहेंगे, अमित शाह का बेटा कौन सा क्रिकेट का खिलाड़ी है जो क्रिकेट का ये बन के बैठा हुआ है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में, और उसका ये सारा चला रहा है। तो वो परिवारवाद के बाद कोई खिलाफ है। और बीजेपी की जो आरएसएस का जिस तरह के ये है विचारधारा है, उसमें तो ये हास्यास्पद है कि वो परिवारवाद का विरोध करते हैं। वो तो सबसे ज्यादा परिवार और पितृसत्तात्मक सत्ता के पक्ष में है, वो तो बोलते ही हैं पैट्रियार्की के पक्ष में है, औरतों को आजादी के पक्ष में है कहाँ। वो तो बकायदा बोलते हैं कि परिवार को कैसे रहना चाहिए, औरतों को कैसे जो है सो सीता सावित्री बनना चाहिए। तो उनको तो कोई हक ही नहीं है ये कहने का। ये मैं मानता हूं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में जो अभी स्थिति रही है वो निश्चित तौर पर सामंतवाद का असर है। चाहे आप लालू यादव से लेकर के बीजू पटनायक तक देख लीजिए, या आप देख लीजिए इवन इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने ही कर दी, उन्होंने परिवारवाद की। तो ये तो है, ये सच्चाई है। लेकिन भाई साहब मैं ये कहूं कि अगर ये कहूं कि नेताओं पे हम आरोप लगाते हैं कि परिवारवादी हैं, अपने बच्चों को ले आए, हमारी संस्कृति आवाज वही थोड़ी है। कम आ रही है। हाँ, कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति वही है। हम नेताओं पे आरोप लगा देते हैं परिवारवाद का। एक मिनट में इसको लगा लेता हूँ। हाँ हेलो। नहीं, आपने जो कहा हम सब नेताओं पे आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, लेकिन मैं कहूं कि भारतीय संस्कृति यही है, परिवार ही सबसे मूल है। संयुक्त परिवार, या हम सब नागरिक जितने लोग हैं भारत में, सब अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो राजनीतिक अपने बच्चों को आगे क्यों नहीं बढ़ाएं। अब एक बात आती है कि ये विरासत, राजनीतिक विरासत एक ऐसी विरासत है जो गिफ्ट सीधे सीधे नहीं की जा सकती। उसको जनता के बीच जाना होगा, और जनता उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। समझिए परिवारवाद की हम अगर बात ऐसे करें कि मेरे पिताजी की जो संपत्ति है वो मेरी अपने आप ट्रांसफर हो गई, मैं उसके योग्य हूं या नहीं हूं वो देखा नहीं जाता है, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा सीधा। बल्कि मैं शराबी हूं, मैं कुछ और काम करता हूं, प्रॉपर्टी बर्बाद कर दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राजनीति में अगर कोई उत्तराधिकारी बनता है तो उसको जाकर के फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, जनता के बीच जाना पड़ता है। कई बार परिवारवाद के चक्कर में लोगों को नकार भी दिया जाता है। सारे नेताओं के बच्चे जो है आगे नहीं आए। सिनेमा में भी अक्सर आरोप लगता है, तो सिनेमा के बड़े बड़े स्टारों के बेटे सारे सफल नहीं हुए। फाइनली उनको जनता के बीच में आना है। क्रिकेटर्स के बच्चों, क्रिकेटर्स पे भी लगता है, लेकिन क्रिकेटर्स के बच्चे भी जो है सबके सब बड़े क्रिकेटर नहीं बन गए। तो परिवारवाद तो हमारे खून में है, हमारी संस्कृति में है, उससे कैसे बचेंगे। तो मैं तो इस आरोप को बहुत अहमियत नहीं देता हूं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, विरासत की बात अक्सर आती है, और मैंने कहा कि हमारे एक मिनट, इसमें एक आपको उदाहरण भी दे दूं। गांधी जी के जो बच्चे हैं परिवार का, उसमें तुषार गांधी और राजमोहन गांधी ने तो सीधे राजनीति में कोशिश की, लेकिन गांधी जी से बड़ा व्यक्तित्व तो कोई है नहीं, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि गांधी जी ने अपने बच्चों को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। ये एक आइडियल चीज है जो सीखना चाहिए। नहीं ये बात भाई साहब आदर्श अपनी जगह, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब हम आरोप लगाते हैं तो हमको अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा कि हम कैसे, क्या हम परिवारवादी नहीं है। मैं अगर कहूं कि शरद पवार अपनी बेटी को क्यों बढ़ा रहे हैं, तो मैं भी तो अपने बेटे को बढ़ा रहा हूं, मैं किसी दूसरे को बढ़ाऊं। हमें हमें लगता है अगर आसपास समाज में हमारे भतीजे, हमारे भतीजी, हमारे यार कोई रिलेटिव के बच्चे, या हमारे गांव का कोई बच्चा बड़ा टैलेंटेड है और मैं अपने बेटे से ज्यादा उसको बढ़ाने लगूं, तब तो समझ में आए। लेकिन ऐसा नहीं करता है। हर कोई अपने, हमारे खून में, हमारी संस्कृति में उस तरह के आदर्श अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप किसी। लेकिन मैं फिर भी कहूं कि राजनीति में परिवारवाद जिस तरह से आप बोलते हैं नहीं है, जिस तरह से संपत्ति के अधिकार में है, जिस तरह के बाहर की विरासतों में है, इसमें कम से कम आपको जनता के बीच जाना है, जनता के बीच प्रूव करना है। और राहुल गांधी ने प्रूव किया। राहुल गांधी को कितना संघर्ष करना पड़ा उसी परिवार की वजह से। अगर अगर उनको परिवारवाद की वजह से उनको फायदा मिला है, तो परिवार की वजह से उनको नुकसान भी झेलना पड़ा। इतना अपमान मुझे नहीं लगता जितना राहुल गांधी का अपमान हुआ किसी का और हुआ। खैर, मैं एक और दूसरा सवाल करना चाहता हूं इसी से जुड़ा हुआ, कि क्या आपको लगता है कि जो सुप्रिया सूले पे इतना भरोसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अजित पवार जैसा बेटा होने से अच्छा है सुप्रिया सूले जैसी बेटी, तो क्या सुप्रिया सूले शरद पवार की विरासत को संभाल पाएंगी? अभी देखिए दो तीन चीजें इसमें है। अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा उनका, वो कोई बुरा नहीं है। मतलब आप उसको, वो जरूर निश्चित तौर पर अजित पवार ज्यादा लाइमलाइट में रहे, और हमको लग रहा है कि पवार ने उनको मौके भी ज्यादा दिए।
सुप्रिया सुले का टेस्ट अभी होना बाकी है उस हिसाब से, मतलब जो बड़ा टेस्ट है, जो चैलेंज अभी आया है शरद पवार के सामने, वो चैलेंज सुप्रिया सुले के सामने भी है। शरद पवार अगर सरवाइव कर जाते हैं ये टेस्ट को, तो सुप्रिया सुले सरवाइव कर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए कि कल का जो क्रूशियल एक ये टेस्ट था, वो टेस्ट सिर्फ ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ नहीं था, वो एक था कि दो जो धाराएं है, मतलब एनसीपी में या जो समझ लीजिए कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में उन दो धाराओं का संघर्ष था। तो उसका एक तो अजीत पवार ने अपनी जो अपने भाषण में जिस तरह के जहर उगले और जिस तरह से साफ साफ कहा कि सत्ता में क्यों जाना है, मुख्यमंत्री बनना है, सब कुछ, मतलब अवसरवाद के अलावा कोई राजनीतिक नैरेटिव नहीं बना पाए वो, और जिसमें कि सिद्धांत वगैरह का कुछ की जगह है, वो टिपिकल बीजेपी की राजनीति। अब खाली उतना ही बच गया है कि वो जो है डिविसिव पॉलिटिक्स, मतलब जो हिंदू मुसलमान वाला है, वो राजनीति किस हद तक करते हैं। और वो जैसे ही वो करेंगे, वो जो एनसीपी का बेस है, ओबीसी, दलित, पिछड़ों के साथ मराठों का, वो बेस खत्म हो जाएगा, मतलब जो सेकुलर बेस है, तो वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। उसके बरक्स ये अपने क्या कहते हैं, सुप्रिया ने एक तो बहुत ही कम मतलब बहुत ही साधारण ढंग, अच्छे ढंग से उसको काउंटर किया, और उसमें एक तरह की का तमीज जिसको आप बोलते हैं वो भी दिखाई देता है, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई देती है। और दूसरा है क्या कि उसमें कंटेंट भी दिखाई देता है, जो जो उन्होंने लगाया, मतलब ये किए रखे, उससे लगता है क्या कि शी कैन डू इट। मैं तो कहूँगा पूरी तरह से कि सुप्रिया सुले करेगी या उसको इनहेरिट कर सकती है, ऐसा उन्होंने दिखाया। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, अभी तक का जो वारिस, मतलब जो ये है क्या कहते हैं विरासत है, वो विरासत का जो इतिहास है भारत में, बाहर नहीं हम जानते, उसमें ऐसा है कि जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है वही सरवाइव करता है। एक भी उदाहरण नहीं है, मतलब एक भी बोल रहा हूँ इंदिरा गांधी से लेकर के नीचे तक, जिसमें कि कोई दूसरा जो है उस विरासत को अगर क्लेम कर रहा है तो वो उसको ले पाता है। बीजू पटनायक, लालू प्रसाद यादव, ये तो अभी के उदाहरण है, इसके पहले भी जितने उदाहरण हैं उसमें सब इनहेरिट किया है। अगर इनहेरिट किया है तो डायरेक्ट, सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में ही है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का। जिस समय राज ठाकरे अलग हुए थे, उस समय सबको लग रहा था कि राज ठाकरे ही सक्सेसफुल होंगे और उद्धव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कम बोलने वाले, कम ये क्या कहते हैं मतलब उस तरह से तेज तर्रार नहीं दिखते थे। और राज ठाकरे का तो मुकाबला भी नहीं, अजीत पवार से ज्यादा आर्टिकुलेट है बोलने में और अपने अंदाज में, लेकिन कहाँ कर पाया। चला रहे थे शिवसेना जिस समय बाला साहेब थे, राज ठाकरे ही सब डिसीजन मेकिंग और सारा कुछ वही फेस थे, मतलब उनके बाद, बाला साहेब के बाद, लेकिन कहाँ कर पाए, वो कोई नहीं गया। और अभी मैं बता रहा हूँ कि 2024 आते आते मनसे का पूरा यूनिट जो है चला जाएगा शिवसेना। भाई साहब, मैं इस पे जरा सा रुकूं और कहूं कि ये जो इनहेरिटेंट की बात की आपने, इनहेरिट क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंट, इनहेरिटेंस। हाँ, तो ये जो इसकी बात की, विरासत की बात की, खून की बात की, तो इसमें मैं कहूं कि ये हमारी संस्कृति से आया हुआ है, ये कहीं बाहर से नहीं आया है। और इसीलिए अगर उनकी औलादों को, जो एक बड़े नेता है, उनके बच्चों को वो मिलता है, वो फायदा मिलता है विरासत का, उसकी वजह ये है कि हम सब वो समझते हैं, क्योंकि हम तो अपनी विरासत देते आते हैं। हमारे पिताजी ने विरासत दी, आपके पिताजी ने विरासत दी, सबके पिताओं ने यही किया, अपनी विरासत दी है। तो हमारे खून में कहीं ना कहीं अंतरात्मा में है ये, इसीलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से और नहीं लिखता हूँ। लेकिन मैं एक और बात कहूँ कि राजनीति जिस तरह से हो रही है आज, हालांकि राजनीति में हमेशा कहा गया साम दाम दंड भेद, यही राजनीति में अपने आप को सबसे आगे रखना ही सही राजनीति है, कि मैं सबसे आगे कैसे रहूं, यही राजनीति है। लेकिन आज जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह से एकदम, बल्कि ओछी राजनीति शुरू करते हैं कि सब कुछ सामने सामने दिख रहा है, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कहा जाए कि अरे वाह क्या अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में क्या सुप्रिया सुले जो मुझे दिखाई पड़ती हैं, वो थोड़ी सोबर दिखती हैं, थोड़ी अच्छी दिखती हैं, चरित्र की ठीक दिखती हैं, कि वो गड़बड़ नहीं है, कुछ किसी के खिलाफ साजिश नहीं करेंगी, सच बोल देती हैं, अच्छा बिहेवियर है उनका। तो क्या ये आज की तारीख में गुण है? मुझे लग रहा है ये अवगुण हो जाता है जब कहते हैं कि अरे यार ये संत आदमी है, कहाँ राजनीति में चलेगा, इस तरह के भाव आ जाते हैं।
तो जैसा कि उद्धव ठाकरे के बारे में बार बार ये कहा गया कि उद्धव ठाकरे व्यक्ति अच्छे हैं, राजनीतिक अच्छे नहीं है। तो ये क्या लगता है, सुप्रिया सुले उस धरातल पे खड़ी उतर पाएंगी, खरी उतर पाएंगी? नहीं नहीं, ये जो है ना, ये आप मैं इसीलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का उदाहरण बेस्ट है। उद्धव ठाकरे अभी अभी मैं आपको मतलब मेरा अंदाजा है कि सबसे पॉपुलर लीडर अभी शरद पवार के बाद अगर कोई है महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे हैं। और और अपने फेस के कारण है, इसलिए नहीं है कि वो तेज तरार हैं। वो इसीलिए कि सोबर हैं, अच्छे हैं, ये बात लोगों को अच्छा लगता है। और यही बात है कि राहुल गांधी का रिवाइवल भी जो है वो कोई मतलब चालाकी वाला चालाकी से नहीं हुई है, चालाकी या जिसको कहते हैं शातिरपना, उससे नहीं हुई है। उनकी इमेज इसी से हुई है कि एक गंभीर, एक सेंसिबल, जिसको बोलते हैं संवेदनशील और समझदार और बेहतर इंसान, यही उनकी इमेज बनी है। और ये इमेज एक्सेप्टेबल अब हो रही है। आप भारत जोड़ो यात्रा में देख लें तो हम लोगों को तो लग रहा था कि एक ऐसा इन्होंने स्टार्ट किया है जिसको ये कर ही नहीं पाएंगे। शुरू में बहुत सारे लोगों को अंदर लग रहा था कि ये जो यात्रा है ये वो पूरी भी नहीं कर पाएंगे, बीच में चले जाएंगे, ये सब भी था। और लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, कांग्रेस का तो संगठन नहीं है कई स्टेट्स में, लेकिन उस आदमी ने करके दिखाया। जिस स्टेट में कोई संगठन नहीं था वहां भी हजारों के लोग। तो ये सुप्रिया सुले का प्लस पॉइंट है। अगर वो ये इस तरह का फेस बनती है तो हमको नहीं लगता कि ये उनके लिए हैंडीकैप है। लेकिन उनकी यात्रा लंबी है और कठिन है, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। लंबे लंबे तो है, लेकिन क्यों? ये आपके आपकी क्योंकि इस बहुत बात सारे से, लोग चले गए हैं, नहीं बड़े आपकी इस नेता। बात से मैं आपकी इस बात से मैं ये देखो, यात्रा तो लंबी है बिल्कुल, और सुप्रिया सुले कर पाती है कि नहीं कर पाती वो भविष्य की बात है। लेकिन जो आपने कहा, राहुल गांधी की बात कही या आपने उद्धव ठाकरे की बात कही, या मैं तेजस्वी को भी बेहतर स्थिति में देखता हूँ। तेजस्वी लालू प्रसाद का प्रतिरूप नहीं है, वो अलग रूप लिया है उन्होंने। इवन आदित्य ठाकरे अलग है। तो मैं कहूँ कि क्या इसको हम इस तरह से देखें कि राजनीति, भारत की जो राजनीति है वो बदलने वाली है? ये जो पूरा एकदम कचरा किस्म की राजनीति हो गई है, ओछी किस्म की राजनीति हो गई है, बिलो द बेल्ट जिसको कहते हैं उस किस्म की राजनीति हो गई है, उससे हम निकलने वाले हैं? ये सब जो उदाहरण राहुल गांधी है या सुप्रिया सुले हैं या ये उद्धव ठाकरे हैं, क्या ये उदाहरण है? नहीं देखिए, ये देखिए इसमें आपको इसमें मीडिया का और बाकी जो परसेप्शन समाज में बना है उसका रोल है। हम लोग मानते हैं कि मोदी बहुत शातिर है, लेकिन मोदी की इमेज जो बनाई है जिस तरह से मोदी मीडिया ने, उसमें वो इमेज शातिर वाली इमेज नहीं है। एक बहादुर और एक त्यागी टाइप का की इमेज है। और जो इमेज उसको कल्टीवेट करके वो कोशिश करके बनाती रहती है, मोदी मीडिया बनाता है। ये इसके वजह से, वो मोदी इस वजह से नहीं है कि बहुत शातिर है शातिर, लेकिन अभी तक उनका चेहरा ठीक ठीक लोगों के सामने आ नहीं पाया है। इसमें विपक्ष और जो उनके विरोधी हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं अभी तक उनकी इमेज को। आपको क्या लगता है कि मोदी जी को इस वजह से बना रहे हैं नेता लोग कि उनको चाहते हैं कि वो बहुत बेईमान और भ्रष्ट किस्म जो है ऑलरेडी वो, लेकिन उसके बाद भी इसी वजह से नहीं है। उनकी इमेज अभी तक है, अच्छी इमेज है, जिसकी वजह से वो है। अमित शाह नहीं बन पाएंगे, उनको इनहेरिट कर पाएंगे। इसीलिए अमित शाह के बारे में सब लोगों को पता है कि ये बहुत चतुर व्यक्ति है। चतुर व्यक्ति को नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये मैं बता देता हूँ। मोदी की इमेज भी जो हम लोग बोलते हैं वो इमेज है नहीं, बनाई नहीं है अभी तक, सही है नहीं। बात वो है, देखते थे बहुत सही बात है। माँ के साथ फोटो खिंचाने वाली तस्वीर, उसके बाद इस तरह से एकदम बहादुराना व्यवहार, तो ये सारा उसी में परसेप्शन में आता है कि मोदी एक बहादुर, एक क्या कहते हैं त्यागी, जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, लोगों पर एक्शन लेने वाला, इस तरह का इमेज करते, जो कि गलत है। वो है अडानी के आदमी, लेकिन लोग उनको मान रहे हैं क्या कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ करे, वो भाई साहब इमेज हमारा टूट रही है। भाई साहब हमारा समय खत्म हो रहा है। तो आप जो है आए, आपने हमारे साथ बातचीत की और महाराष्ट्र की राजनीति को, उसके बहाने देश की राजनीति को समझने का आपने अवसर दिया हम सबको। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर, धन्यवाद। दोस्तों, दर्शकों, ये कार्यक्रम करने का मकसद यही है कि जनता में एक साफ साफ संकेत जाए। आप जो देख रहे हैं, आपकी राजनीतिक दृष्टि बने। हम सब अपने आप में सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि देश की जो जो राजनीतिक हालात आज की तारीख में है,
जब देश आज़ाद किया जा रहा था, जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जब संविधान लागू किया गया था, तो इतना नीचे गिर जाएंगे हम, ये नहीं सोचा गया था। तो वो कहाँ गड़बड़ी हुई, इसी को पहचानने के लिए हम द नागरिक चैनल लेकर के आए हैं और इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये आपने इस कार्यक्रम को देखा, आप इस पर टिप्पणी कीजिए और अपने सुझाव दीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।